सभी कैसे हैं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ, एक अच्छी ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ रहे होंगे और मुझे विश्वास है कि आप अपने सपनों में एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। आप अपने माँ बाप का सपना ज़रूर साकार करेंगे। दोस्तों, जब भी हम किसी सपने को या किसी काम को, किसी लक्ष्य को बनाते हैं तो वो लक्ष्य हम प्राप्त करने में थोड़ा सा अपना विश्वास बीच बीच में खो देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आपको अपना विश्वास बनाए रखना है, अपना विश्वास छोड़ना नहीं है, नकारात्मक चीज़ों को अपने से दूर रखना है, नकारात्मक सोच को अपने से दूर रखना है। क्योंकि देखो दोस्तों, आपके जो सपने होते हैं वो आपके ही नहीं होते, आपके माँ बाप के भी वो सपने होते हैं। दुनिया से कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, ये सारा का सारा आपके माँ बाप से भी कहीं ना कहीं संबंध रखता है। क्योंकि जब आपके माँ बाप कोई सपना आपके लिए देख सकते हैं तो मुझे लगता है कि आप उनके देखे हुए सपने को ज़रूर पूरा कर सकते हो। और मुझे पूरा विश्वास भी है कि आप सपनों को उनके पूरा करोगे। उनके चेहरे पर एक नई चमक लेके आओगे, आंखों में नई रोशनी दोगे और ये जो रोशनी होगी शायद उनके लिए सबसे अच्छी और सबसे बड़ी रोशनी होगी, सबसे बड़ी चमक होगी। क्योंकि वो जो सपना देखे थे उसको आपने पूरा किया। इससे बड़ी दौलत उनके लिए कुछ नहीं होगी और इससे बड़ी दौलत आपके लिए भी कुछ नहीं होगी, क्योंकि आपके माँ बाप से बढ़ के इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। इसलिए मेहनत करो, अच्छी सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ और एक सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ो, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। किसी से अपनी तुलना मत करो, हमेशा अपने काम को सबसे ऊपर रखो और उसे ही करते रहो। गलत रास्ते पर नहीं जाना, गलत बातों की ओर नहीं ध्यान देना। आगे बढ़ना है। बहन, बेटी, माँ और महिलाओं का ज़रूर सम्मान करना है हमें समाज में, और एक अच्छी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो चलिए, इसी सीरीज में हम आपके सामने लेके आ रहे हैं एनसीईआरटी की सीरीज, जिसमें आज आपके सामने जो चैप्टर है वो है क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर, हिस्ट्री का। और उसी के बारे में हम यहाँ पर अ, विचार करेंगे, आदर अपने डिस्कस करेंगे उसी पर। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या क्या है। देखिए, ये चैप्टर में है कि कैसे घटना घटी, क्यों हुआ, कब हुआ। इस तरीके की बातों को इसमें दिखाया गया है कि कैसे पहले क्या हुआ रहा था, कहाँ लोग रहते थे, कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, कब किस चीज़ का प्रारंभ हुआ। ये सारा इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा उसका उदाहरण कहीं ना कहीं दिया गया है, तो वही इसमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले है नर्मदा नदी। हम नर्मदा नदी के बारे में देखेंगे। हम सभी जानते हैं कि पहले लोग जंगलों में रहते थे। बहुत वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले लोग कुशल संग्राहक थे और वो आसपास की विशाल संपदा से परिचित थे। वे जानवरों का आखेट किया करते थे और जंगलों से अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों का संग्रह करते थे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपको इम्पोर्टेंट जो अंडरलाइन करना है, जो चीज़ें नोट करनी है, वो है कि लोग कहाँ पर रहते थे। सबसे पहले जंगलों में रहते थे। और ये कहाँ पर सबसे पहले रहते थे? नर्मदा नदी के तट पर आपको देखने को मिले। ये कैसे थे? कुशल संग्राहक थे। ठीक है। और आगे देखते हैं हम, आगे क्या क्या है। ये आपके भारत का मैप दिया गया है जो पहले था। इसमें आपको पता करना है कि नर्मदा नदी कहाँ पर है, कहाँ से निकलती है, तो आपको ये देखना है। तो देखिए, यहाँ बीचों बीच से नर्मदा नदी है और यहाँ इसके आसपास क्या क्या है, विंध्य पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा है, ताप्ती नदी है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्य की पहाड़ियों से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे देखिए,
सुलेमान और किरतर की पहाड़ियाँ। सुलेमान और किरतर की पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? उत्तर पश्चिम में। ठीक है, आगे देखिए। इस क्षेत्र में थोड़ा सा गलत है दोस्तों, इसमें इसको ठीक करेंगे। इस क्षेत्र में सबसे पहले स्त्री और पुरुषों ने लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 8,000 वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व जौ और गेहूँ, यहाँ पे गेहूँ और जौ है दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, तो इसमें है गेहूँ और जौ। क्या है? गेहूँ और जौ, गेहूँ जौ, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले गेहूँ और जौ उपजाना शुरू किया। क्या शुरू किया? गेहूँ और जौ उपजाना शुरू किया। कब किया? 8,000 वर्ष पूर्व, 8,000, लगभग 8,000 वर्ष पूर्व। अब आगे देखिए, पालतू पशुओं के रूप में लोग गाय, बैल और भेड़ बकरी पालते थे। क्या पालते थे? भेड़ बकरी। देखो ये पूरे टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ भी, तो ये है भेड़ बकरी, भेड़ बकरी है। ये लोग कहाँ पर रहते थे? गाँव में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? गाँव में। आगे देखिए, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियाँ। अब हमें इसके बारे में जानना है। सबसे पहले यहाँ कृषि का विकास हुआ, तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कृषि का विकास कहाँ पर हुआ, तो आप बताओगे उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों के बीच में। कहाँ पे हुआ? उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों में। विंध्य के उत्तर में चावल उपजाया गया। इस प्रकार के स्थान यहाँ से मिले हैं। तो देखिए, इस प्रकार के स्थान विंध्य के उत्तर में क्या उपजाया गया? चावल उपजाया गया। सबसे पहले कृषि का विकास कहाँ पे हुआ? विंध्य एवं गारो पहाड़ियों में। ठीक है, आगे देखिए, सिंधु व इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ वो होती हैं जो एक बड़ी नदी में आके मिले। कौन सी? जो बड़ी नदी में आके मिले। 4,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर मिले। 4,700 वर्ष पूर्व कहाँ पर आरंभिक नगर मिले? सिंधु है उसकी सहायक नदियों के किनारे। सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं दोस्तों? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पे मैप में देखिए, हम ऊपर चलते हैं, ये देखिए मैप है, और इसमें आपको ये पता करना है, 1 मिनट, आपको ये पता करना है कि सुलेमान और किरतर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। तो सुलेमान और किरतर की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? भारत के उत्तर पश्चिम में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है सुलेमान और किरतर की पहाड़ियाँ, यहाँ पे है काबुल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये। आगे देखिए, आपको पूछा जा रहा है कि सिंधु नदी, तो सिंधु नदी कहाँ पे है? ये है, और इसकी सहायक नदी झेलम नदी, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सारी नदियाँ आप अच्छे से देख सकते हैं कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है? गंगा नदी, गंगा व इसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। तो आगे देखिए, 2,500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास इनके किनारों पर हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है कि नगरों का विकास सबसे पहले कहाँ पर हुआ। तो ये हुआ 2,500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी व इसकी सहायक नदियों के किनारे पर हुआ। ठीक है, आगे देखिए, गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र मगध कहलाता था, मगध के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम की तलाश और आपदाओं से बचने के कारण जाते थे। किसके कारण जाते थे? काम की तलाश और आपदाओं से बचने के कारण। आगे देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण पर्वत, पहाड़ियाँ और समुद्रों द्वारा। आगे देखिए यहाँ पे, 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, देखिए, समुद्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आपको याद रखना है कि प्राकृतिक सीमा का निर्माण पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्रों के द्वारा। कई सौ वर्षों पूर्व लोग पत्थर तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में अपने विचारों को साझा किया करते थे। क्या करते थे? पत्थर तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में सीखते थे, वे एक दूसरे से विचार साझा करके। आगे देखिए, देशों के नाम। इंडस शब्द, सॉरी,
माफ़ कीजिएगा, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इसे संस्कृत में सिंधु कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है। तो आगे देखिए, ये इंडिया शब्द है, ये किससे निकला है? इंडस से। और इंडस को संस्कृत में क्या कहा गया है? सिंधु। आगे देखिए, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से ईरानी और यूनानी भारत आए। कितने वर्ष पूर्व? 2500 वर्ष पूर्व। किस दिशा से? उत्तर पश्चिम की ओर से। कौन आए? ईरानी और यूनानी भारत आए। ठीक है। सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा गया? इंडिया कहा गया। क्या कहा गया? इंडिया कहा गया, जो सिंधु नदी के पूर्व में स्थित था। अब देखिए यहाँ पे फिर मैप पे चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए बच्चों, जितना हम मैप का यूज करेंगे, जितना हम दोस्तों यूज करेंगे, उतना ही हमको ज़्यादा याद होता जाएगा, जितना मेमोरी में हमारे अच्छे से ये परमानेंट होता जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देखिए आप, सिंधु नदी के पूर्व में, सिंधु नदी के पूर्व में ये हो गया, तो इसको क्या कहा गया? इंडिया। आगे और इसमें क्या कहा गया है कि उत्तर पश्चिम से, इधर से ये कौन आए थे? ईरानी और यूनानी। कौन आए थे? ईरानी और यूनानी, ये याद रखना है। ठीक है। ये सुलेमान और किर्तर की पहाड़ियाँ भी आपके उत्तर पश्चिम में हैं। आगे देखिए तो ये हो गया। क्या कहा जाता था? ये इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है। अब आगे देखिए आप, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह को भारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत कहा जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एस लिखा हुआ है, ये इस है, ये थोड़ा हिंदी टाइपिंग मिस्टेक है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है, जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। कितने वर्ष पुरानी है? 3500 वर्ष पुरानी। और इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद। आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कृत की जो आरंभिक कृति है वो कौन सी है, तो वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में ही भारत का नाम मिलता है। ठीक है। आगे देखिए, पांडुलिपि। पांडुलिपि शब्द का अर्थ होता है हाथ से लिखी हुई लिपि। क्या? हाथ से लिखी हुई लिपि। ये ही नहीं है, लिखी हुई है, लिखी हुई लिपि। ठीक है। आगे देखिए, अंग्रेजी में इसके लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का उपयोग किया जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू से निकला है। किससे निकला है? लैटिन शब्द। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन्यू शब्द किससे निकला है? ये निकला है लैटिन शब्द मैन्यू से निकला है। और अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है। और मेन्यू का अर्थ क्या है? हाथ से लिखा हुआ। क्या है? हाथ से लिखा हुआ। तो पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब लिखी? लगभग 1000 वर्ष पूर्व लिखी। ये कहाँ मिलती हैं? ये मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। तो और तीसरा यहाँ पे देखिए, प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन लोग करते थे? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे आम लोग। आगे देखिए, अभिलेख। ये पत्थर अथवा धातु की कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। इनमें शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या रखते थे? विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अब आगे देखिए, इंपॉर्टेंट, लगभग 2250 वर्ष पूर्व एक अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से मिला, जो अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि 2250 वर्ष पूर्व जो अभिलेख अफगानिस्तान के कंधार से मिला था, वो किससे संबंधित है? किस शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है अशोक नामक शासक से, जिसके आदेश पर ये लिखा गया था। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली, थोड़ा ये स्पेस छूटा हुआ है, इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमेइक नामक लिपियों में लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? यूनानी तथा अरमेइक लिपियों में। आगे देखिए, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय किस शब्द का प्रयोग करते थे? स्त्रोत शब्द का। किसका? स्त्रोत शब्द का।
अतीत का अध्ययन करने वाले को इतिहासकार, अतीत का अध्ययन करने वाले कौन कहलाते थे? इतिहासकार। आगे देखिए, राजा व रानियां अपनी विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे, लेकिन आम लोग जैसे शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कई बार क्वेश्चन स्टेटमेंट दे करके कि राजा रानियां अपना लेखा जोखा रखते थे, लेकिन छोटे लोग जो थे, मतलब छोटी श्रेणी में जो आते थे जैसे शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक, क्या ये भी लेखा जोखा रखते थे? तो आपसे ये स्टेटमेंट देख करके पूछा जा सकता है दोनों में से सही कौन सा है? ए 1 है, 2 है, या दोनों नहीं है, दोनों में से एक है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे के पूछा जा सकता है। इसलिए यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है कि राजा रानियां ही अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। जो निम्न श्रेणी के लोग थे, जो नीचे थे, शिकारी, मछुआरे, संग्राहक अथवा कृषक, पशुपालक जो भी थे, ये नहीं रखते थे। आगे देखिए, तिथियां। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। किससे की जाती है? ईसा मसीह के जन्म की तिथि से। ये बात ध्यान रखनी है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। अब यहाँ तिथियों का पूर्ण रूप देखिए। बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। एडी, एनो डोमिनी, लैटिन शब्द, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म से है। बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। सीई, कॉमन एरा। बीपी, बिफोर प्रेजेंट। अब आगे देखते हैं अन्य जानकारी। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। क्या नाम है? रोसेटा। यहाँ एक लेख मिला है जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखा गया है। अब दो भिन्न भिन्न भाषाएं, यूनानी हो सकती है, ईरानी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, तो दो भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखा गया है। यहाँ राजाओं व रानियों के नामों को एक छोटे फ्रेम में रखा जाता था, जिसे कारतूस कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि एक छोटे फ्रेम में जो नाम रखे जाते थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसे कारतूस कहा जाता था। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आगे आपके लिए इसके जो क्वेश्चन आंसर की जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो लेके आएंगे अगले वाले भाग में। तो आज के लिए धन्यवाद एंड आपका दिन शुभ हो।